इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैक टू वर्क। कल यहाँ तक की बातें कर लिए थे हम लोग, है ना। इसमें क्या था कि कैपलर का जो पहला लॉ था वो क्या बोलता है कि प्लैनेट जो सन के चारों तरफ है इलिप्टिकल पाथ में घूमता है विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, है कि नहीं। फोकस का प्लूरल है फोकी। तो इसका प्रूफ हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ एरिया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। और तीसरा था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो मीन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो तीसरा हम कल प्रूफ किए थे क्या? कोई भी नहीं प्रूफ किया अभी तक, प्रूफ कोई भी नहीं किया। हाँ, लॉ ऑफ एरिया प्रूफ कर दिए थे बे, लॉ ऑफ एरिया प्रूफ कर दिए थे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है और रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया। अच्छा, कौन एरिया कवर करता है? लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया ऑन सन इन इक्वल टाइम इंटरवल, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं dA/dt का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हाफ L/m, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट विच इज अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत? फिर v1 v2 भी निकाल लिए। v1 क्या है? पेरिजी पे स्पीड, और v2 क्या है? एपोजी या पे हिलियन पे स्पीड। कोई दिक्कत? हाँ कि ना, बोलते जाना, कहीं दिक्कत हो बता देना। यहाँ तक की बातें हम लोग अच्छे से कल कर लिए थे। फिर आप बोलोगे सर कैपलर का लॉ है और अभी तक आप बताते आ रहे हो कि कैपलर लॉज को प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो आप कैसे प्रूफ कर रहे हो? असल में जो फंडामेंटल लॉ है वो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैपलर ने जो लॉ दिया था वो सन और प्लैनेट के लिए दिया था, लेकिन बाद में न्यूटन ने प्रूफ कर दिया कि ये लॉ सिर्फ सन और प्लैनेट तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्स के हर मास के लिए वैलिड है, ठीक है। और उन्होंने एक लॉ दिया जिसमें ये तीनों लॉ समाहित था, ठीक है। अब चूंकि ये पहले आ चुका था, ठीक है, तो कैपलर बहुत बड़े लोग हो गए, है ना, तो उनके मतलब क्या आप बोल सकते हो, एक तरह से इज्जत के लिए लॉ को लॉ ही रहने दिया। अदरवाइज न्यूटन के जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, एक फोर्स बिटवीन टू मासेस इक्वल टू G m1m2/r² से तीनों को प्रूफ किया जा सकता है, जिसमें पहला अपने औकात से बाहर की चीज है, ठीक है। चल कोई बात नहीं, किसी की शादी है हो जाने दो। चल, तो क्या बोल रहे थे? पहला लॉ अपने औकात से बाहर का है, उसमें ढेर सारा कैलकुलस लगता है जो कि अभी अपन लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जितना कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए उसका नॉलेज अभी आपको नहीं है। तो पहला लॉ हम मान के चलेंगे कि हाँ न्यूटन के लॉ से प्रूफ किया जा सकता है। न्यूटन ने प्रूफ किया बाकायदा कि अगर फोर्स सेंट्रल फोर्स हो और 1/r² के प्रोपोर्शनल हो तो पाथ जो होगा वो इलिप्टिकल होगा, अगर बाउंडेड पाथ है ना, अदरवाइज कोनिक सेक्शन होगा, जनरल उन्होंने बोला था। अगला जो था एरिया वाला, वो हम प्रूफ कर दिए कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि रेट ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता था। कैपलर इसको मीन डिस्टेंस बोलते थे, असल में ये सेमी मेजर एक्सिस है। कोई दिक्कत? तो ट्राई करें। तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। dA/dt ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इक्वल टू हाफ L/m। मास किसका? प्लैनेट का। कोई दिक्कत? dA बराबर हाफ L/m dt, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं। टोटल एरिया हो जाएगा ये, और ये टाइम 0 से t, टाइम पीरियड बोल रहे हैं जो सैटेलाइट का। टोटल एरिया जो होगा इलिप्टिकल पाथ का वो हो जाता पाई AB, और ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में ही प्रूफ कर दिए थे
है ना। उस समय बोले थे कि इतना भी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जब ग्रेविटेशन आएगा तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर देंगे, और इसको बहुत मेहनत लगा के प्रूफ किए थे। सर्कल का एरिया को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके एलिप्स का एरिया निकाल लिए थे हम लोग, याद आ रहा है। तो पाई ए बी बराबर 1/2 m। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो कहीं एक जगह का एंगुलर मोमेंटम लिख दो, या तो यहां का लिख दो या यहां का लिख दो, r1v1। तो r1v1 क्या लिखोगे, a इंटू 1 माइनस ई, और v1 क्या लिखोगे, g m डैश बटे a 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई। कोई दिक्कत। और मास से भी मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ द प्लैनेट, और ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t। m से m को मार दो, ठीक है। अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ बचेगा √1 माइनस ई स्क्वायर। अरे बचेगा, ये कितना है, √1 माइनस सी, और यहां पे पूरा 1 माइनस सी है। तो अगर इसको काटोगे तो यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ठीक, एक को मार डालो इधर, ठीक है। और कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देखते रहना थोड़ा सा, ठीक है। t बराबर पाई इंटू बी, ठीक है। और ये 2 होगा ना ऊपर, 2 पाई इंटू बी इंटू ए, ठीक है। और इसको ऐसे नीचे ले लो, ये a है ना, सॉरी ये a बाहर नहीं आ सकता, ये a अंडर रूट में है, तो ऊपर आएगा a बटे gm डैश इंटू, ये है 1 माइनस सी रूट में और 1 प्लस सी, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। और कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। चल, तो t बराबर 2 पाई b अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, बटे रूट gm डैश, और ये हो जाएगा रूट a। हाँ बाबू बोल। नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो, हम नहीं समझे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, गुड गुड। हाँ, ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिए। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा b बाय अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां बचेगा a, ठीक। b बाय अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, वहां से देखो तो क्या है,
वहां से देखो तो क्या ए है, तो यहां से हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड जो आएगा वो आ जाएगा 2 पाई बाय रूट जी एम डैश ए पे पावर 3/2। अरे है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और ये जो टर्म है उसको कांस्टेंट मान लो, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ जाएगा। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ जाएगा। सोच समझ के बताना, जबरदस्ती नहीं है। आ गया? तो हम सिर्फ सर्कल के लिए पहले प्रूफ किए थे, अब सर्कल में यही ए क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस रेडियस के बराबर हो जाता है। तो याद करो सर्कल वाला रिलेशन भी यही था टाइम पीरियड का। उलट के देखो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट जी एम पी, यहाँ पे प्लैनेट ले लिए होंगे वहाँ पे सन है, और यहाँ पे आर पे पावर 3/2 था, फिर स्क्वायर कर दिए थे दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम बोले थे कि यहाँ तो हम सिर्फ रेडियस ये सर्कुलर पाथ के लिए प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन आगे हम इसको जनरली एलिप्टिकल पाथ के लिए प्रूफ कर देंगे। तो केपलर के तीनों लॉ पे अच्छे से बात कर लिए हम लोग, कहीं पे कोई परेशानी किसी को? अब इस पे खूब टाइम पास सवाल आ जाता है कि मान लो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा, रेडियस को अगर हम 2 गुना कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? कनपट्टी में मारेंगे ना, मतलब कुछ देखा नहीं कुछ बोल दिए। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अच्छा जब कुछ नहीं बोले तो आपको पाथ कैसा लेके चलना है? सर्कुलर लेके चलना है सीधा सा। तो ये T1 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब, तो T2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या किए हैं? रेडियस को ट्वाइस किए हैं, तो 2A1 क्यूब। तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8A1 क्यूब। ठीक है, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? T2 बटे T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8। ये होगा ना? तो ऐसा सोचो ना, कुछ भी बोल दिया हाफ हो जाओ, पागल कहीं का। बता रहे हैं कि टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्सली नहीं है कि सीधा सीधा हाफ हो गया। टाइम डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए। अब टाइम पीरियड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का। 2 ही जिंदगी में सीखे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, है ना, बाकी तो होता ही नहीं है। मुंह खोले गोबर कर दिए, मुंह खोले गोबर कर दिए। या तो मुंह ही नहीं खोलेंगे, और मुंह खोलेंगे तो गोबर कर देंगे। यहां पे कोई जल्दबाजी है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है कि हम बोले और आंसर दे दिए टपाक से, और अमित जी आपको बुला लिए। वह जूता मार के भगाएंगे अमित जी, बोलेंगे क्वेश्चन तो सुन लिया करो पहले। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं था हाफ, ले टिप दिया हाफ कहां से? अमिताभ बच्चन बे, ये कहां से आया बे? केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, कुछ नहीं होता पढ़े लिखे लोगों के लिए। केपलर का तीनों लॉ समराइज करके खत्म करें यहाँ कहानी। पहला लॉ क्या था जल्दी से बताओ? लॉ ऑफ पाथ। मनीष बोलेगा खड़ा होके, खड़ा होके बोलो जल्दी से। अबे खड़ा होके बोलो, में कम से कम खड़ा होना तो सुनाई देना चाहिए ना। अब बोलो। हाँ
केपलर का पहला लॉ था क्या? ठीक, गुड, बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं इसी चीज को, बैठ जाओ। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विथ सन ऑफ वन ऑफ इट्स फोकई। कोई दिक्कत? अगला, ठीक है, लिख लेना। दूसरा, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। इमरान जी बताइए। कौन स्वीप करता है? प्लैनेट स्वीप करता है। एक पॉइंट एरिया कैसे स्वीप करेगा बेटा? ठीक है, बट लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। और ये किसका कंसिक्वेंस है? दिस इज बेसिकली द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं? यही था ना। अगला था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है? तो टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट around the sun is directly proportional to, नहीं, केपलर ने सेमी मेजर एक्सिस नहीं बोला था। केपलर ने बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, जिसको अब हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। कोई दिक्कत? सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा। कोई दिक्कत? तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड, सेमी मेजर एक्सिस अगर पाथ इलिप्टिकल है और यही हो जाएगा रेडियस अगर पाथ सर्कुलर। जैसे कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, हाँ हाँ, उसमें सेमी मेजर एक्सिस उस समय कैसे लिखोगे? सेमी मेजर एक्सिस डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं। जो बड़ा वाला एक्सिस है वही सेमी मेजर एक्सिस। इलेक्ट्रिकल पाथ 1 कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला सेमी मेजर एक्सिस नहीं होता, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला सेमी मेजर एक्सिस होता है। टाइम पीरियड सर कब से कब तक का? बता देता सवाल, एक दो छोटा सवाल मारते हैं आपके सामने, है ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा शायद। चलें आगे। मान लो ये इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ कहीं सन है मेरा, ठीक है, और ये आपका सेमी माइनर एक्सिस है, सॉरी माइनर एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस, ठीक। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो बी से ए तक जाने का टाइम पीरियड मान लेते हैं T1, और ए से बी तक आने का टाइम पीरियड मान लेते हैं T2। तो ऑप्शन है T1 बराबर T2, ऑप्शन बी है T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन सी है T1 इज लेस देन T2, ऑप्शन डी है डाटा इन सफिशिएंट। आराम से मौखिक सवाल है एकदम ये सब। अरे इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट घूम रहा, अब वहां पे हम दो जगह ले लिए ए और बी, तो बी से ए तक आने का टाइम पीरियड T1 है, और ए से फिर बी तक आने का टाइम पीरियड
T2 है। अब मेरा सवाल है T1 बराबर होगा कि T2 बराबर होगा कि दोनों बराबर होगा कि दिए गए डाटा से निकाल ही नहीं सकते हैं? दोनों बराबर होगा। गुड, क्या आपने गलती करी, बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। आगे बोल, आगे बोल। उसने बोला बराबर है, जो कि गलत है। आप बोलो। बिल्कुल T1 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि T1 ये वाला एरिया देखो बड़ा, यहां से यहां देखो, B से यहां आने पे जो ये लाइन एरिया स्वीप कर रहा है, यही लाइन है ना, तो ये एरिया स्वीप कर रहा है। और फिर A से B तक आने में जो एरिया स्वीप किया है वो ये एरिया, तो कौन एरिया बड़ा? ये वाला एरिया बड़ा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता, तो जहां ज्यादा टाइम इंटरवल लगा होगा वहां ज्यादा एरिया कवर किया होगा। सिंपल सा बात है, पूछो ना बुझाया सर। ये तो क्लियर दिख रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, लॉजिक लिख लेना। कहां से सॉल्व किए? केपलर के सेकंड लॉ से तुरंत आंसर आएगा एक लाइन में, है कि नहीं है? अरे बेसिक सा एकदम सवाल था, इसमें तो कॉपी कलम भी नहीं चलाना था। More than one option may be correct. मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। एक सन है जिसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे प्लेनेट घूम रहा है ना, तो आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। ट्राई करो, 2 से 3 मिनट है बहुत। चलो, बेसिक सा सवाल था, अगेन बिना कलम उठाए भी बना सकते हो। अच्छा, अगर बाउंडेड ऑर्बिट है तो टोटल एनर्जी निगेटिव होगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अरे होगा ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, बिल्कुल, -g m1 m2 बाय r। r इज द दूरी। कुछ ना बुझा रहा। अबे 2 मास है, r दूरी पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 बाय r कितना बार लिखा है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन 0। एकदम मस्त, इसमें तो सोचना ही नहीं। तो नन ऑफ दिस तो गया। सबसे आसान तो काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 है ना। ये ऑप्शन गधों के लिए था कि कोई भी टिक मार देता, हाफ mv²। अब बात आता है कि ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा हमेशा, बिल्कुल सही। अगर इन दोनों का सम, ध्यान से सुनते जाना, निगेटिव होना है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो पक्का ये निगेटिव में इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला नंबर रहा होगा। अरे अगर ये 6 है तो इसको कम से कम -7 होना पड़ेगा, मतलब 6 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी टोटल एनर्जी निगेटिव होगी। एंड सिंस दिस इज बाउंडेड पाथ, टोटल एनर्जी नीड्स टू बी निगेटिव। कुछ ना बुझाया। टोटल एनर्जी नीड्स टू बी निगेटिव होएगा, तो लगा दो। हाँ, तो बोले तो मल्टीपल करेक्ट आंसर है। वह सुनता भी कम है क्या? तो
चाचा जी मेरे अच्छा साफ नहीं किए, फिर करवा लो इसका, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि बीच बीच में तो सो जाता है, तो आपका है दोस्त का थोड़ा सा जगह रखिए, ठीक है। पानी वानी दे दिया कीजिए, ठीक। मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ। यहां पे एक टनल खोद दी है, ठीक है, बहुत पतला टनल है, बहुत पतला टनल है। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट पूछेंगे बता देना, ठीक है। यहां से एक मास को रिलीज कर दिया, छोटा सा मास है, इसके साथ क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आराम से सोचने का। अर्थ है जिसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ले सकते हो, इसके बीच में एक पतला सा टनल किए हैं, इतना पतला कि उसके निकलने से मास डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप यूनिफॉर्म लेके चल सकते हो। उस टनल में एक छोटा सा मास ड्रॉप कर दो, ठीक है। अरे हाँ या ना? उस छोटे से मास के साथ थेरेटिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली तो टनल ही नहीं खोदेगा, थेरेटिकली उस मास के साथ क्या होगा? ट्रीटिंग अर्थ एज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एकदम बेसिक सा सवाल। क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। चलो इसको छोड़ते हैं। एक चीज बताओ, एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर से x दूरी पे फील्ड किधर होता? पहले तो ये बताओ। सेंटर की तरफ, ठीक है। और क्या वैल्यू होता है इसका? हैं? फील्ड का? अबे तू पागल हो गया क्या? मास में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन निकाल रहा? अंदर के लिए फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि चार्ज के केस में आपको हम बता दिए हैं कि यह फॉर्मूला होता था KQ बाय RQ x। आप चाहो तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते थे, और एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? -1/4 कौन बोला बे? तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये फील्ड होता है जो सेंटर की तरफ होता है, अरे होता है ना। तो जब इस पार्टिकल को आप यहां से छोड़ोगे तो इसके साथ क्या होगा? बस थ्योरेटिकली आपको समझा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और इस पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे। ध्यान से सुनना, सेंटर तक इस पे फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू घटेगा, क्योंकि फील्ड घट रहा होगा, x छोटा हो रहा होगा। x इज द डिस्टेंस, बट होगा तो फील्ड नीचे की तरफ, और फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स भी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। तो यहां से जैसे छोड़ोगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो दिस पार्टिकल विल कीप ऑन स्पीडिंग 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 स्पीडिंग, एंड एट द सेंटर इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम। 0 बोलने वाले को एक घूसा मारेंगे।
ठीक है, अब कहानी क्या होगा ध्यान से देखो, जैसे ही यहां क्रॉस करेगा फील्ड ऊपर तो फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे, एंड पार्टिकल विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन। और जैसे जैसे नीचे जाएगा फोर्स और बड़ा होता जाएगा और ये पार्टिकल यहां आके रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा मोमेंटरली। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यहीं रुकेगा? तो चूंकि ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से हम समझा रहे हैं, चूंकि इस सिस्टम पे एकमात्र फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर कोई फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी यहां उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहां, तो जितना काइनेटिक एनर्जी वहां उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहां। क्यों? क्योंकि देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, काइनेटिक में, और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम। अब अगेन यहां से नीचे जैसे जाता है तो फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो यहां से क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दूर जाने पे क्या हो रहा? बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, और सेम दूरी पे सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वापस आएगा तो कहां से आया होगा? कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से आया होगा। अरे आया होगा, पक्का, हां कि ना? कुछ ना बुझाया, समझ में आया? तो ये रुक जाएगा तो यहां पे आके कहानी खत्म नहीं। अबे ये ऊपर नीचे थोड़े है कि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे लग रहा है, यहां तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, जैसे ये यहां आएगा तो यहां से ऐसे फिर चलेगा, चलते चलते यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फिर आगे बढ़ेगा और वहां जाकर रुकेगा। तो दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट इन दिस टनल, और चूंकि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, चूंकि अभी आप लोग को एसएचएम हम नहीं पढ़ाए हैं, बट ये एसएचएम कर रहा, ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, क्योंकि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के, यानी जो मीन पोजीशन है जहां पे फोर्स जीरो लग रहा है वहां से दूरी के प्रोपोर्शनल है। दूरी बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ रहा, और फोर्स रीस्टोरिंग है, मतलब मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है हमेशा, है ना? तो ये एसएचएम है। बट चलो एसएचएम समझ में नहीं आ रहा, ऑसिलेशन तो समझ में आ रहा है कि इसमें भी डाउट है किसी को? ऑसिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, पक्का, हाँ कि ना? हाँ बोल, फिर बोला नीचा, ये अर्थ है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो तू क्या सोच रहा है? जी नीचे है तो ये नीचे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अबे कहां से अबे? हाँ, फिजिक्स में कुछ और नहीं समझा जाता, जो समझाते हैं वही समझा जाता है, ठीक है? तू तो समझ लिया कि एक गेंद है, उसको रूम में टांग दिए हैं, उसमें कर दिए छेद, बॉल गिर गया नीचे, टपाक। अबे धरती माँ है पूरी की पूरी, और तू कहीं यहाँ पे होगा, ये इक्वेटर है, यहाँ कहीं झूल रहा होगा ऐसे। हाँ। समझ में आया कि फिर से बोले? हाँ चलो नोट डाउन करो। हमको पता है ना आप लोग कितने गधे वाले मतलब सोच रख सकते हो। देखो बाइनरी स्टार सिस्टम जेई का टॉपिक नहीं है, बोलो सर आउट ऑफ कोर्स है। एक बार इस पर सवाल आ गया, सवाल आया था पैराग्राफ के फॉर्म में। जेई में पैराग्राफ आता है ना, कभी सवाल उलट के देखे होगे तो मिला होगा, या सीट वीट बनाओगे तो मिलेगा पैराग्राफ, उसमें एक कहानी लिखा रहता है ना, उस कहानी के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन आता, तो तब से लोग पढ़ाने लगे हैं। बट मेरे लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, बाइनरी स्टार, मान लो वही क्वेश्चन 2010 में आया था,
ठीक है, जिस साल हम जे दिए उस साल बाइनरी स्टार का एक क्वेश्चन था, उससे पहले भी आया होगा, याद नहीं हमको, बट उस साल आया था, क्योंकि हमको याद है इस सवाल में हमको टाइम लगा था थोड़ा सा, अचानक से एक पैराग्राफ दिख गया था थोड़ा सा, है ना, बोले यार ये क्या दे दिया है ना, बट जब पढ़े तो समझ में आ गया। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना आ गया। देखो होता क्या है, जैसे कि हम मानते हैं कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा, यही मान के चलते हैं ना, सन स्टेशनरी है, बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहा, क्योंकि हम सन के फ्रेम में ही काम कर लेते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़े कि सन को भगवान जी पकड़ ले तू ना हिलेगा बेटा, बाकी तुम्हारे तरफ घूमेगा, नहीं। तो कोई भी दो प्लैनेट हो या कोई भी दो मास हो, बेसिकली मास के टर्म में ही बात कर लेते, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। देखो एक कल कोई बोला था सर सेंटर ऑफ मास बच रहा है, वो भी आ गया। अरे न्यूटन लॉ, काइनेमेटिक्स, ये सब तो हो ही गया, एंगुलर मोमेंटम हो ही गया था, बच रहा था सेंटर ऑफ मास, है ना, तो वो आ गया। वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करता है। तो आप बोलोगे कि सर फिर सन को फिक्स लेके क्यों बनाते हैं, उन चीज़ों को भी समझते हैं थोड़ा। तो सिंपल सा बात करते हैं, थोड़ा सा पुरानी कहानी आपको याद दिलाते हैं। एक मास m1 और इससे r दूरी पे एक मास m2 है। मान लो दोनों मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। अगर ये मास बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्टेड होगा। अब मान लो ये मास है 10,000 इकाई, 10,000 10 लाख kg, और ये मास है 200 kg। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ हो? अब यहां कहीं हो, यहां। अगर इस डायग्राम पे बना है ना, तो बोल रहे कि सेंटर मास के अबाउट घूमता है, तो ये ऐसा घूमेगा, इसका सेंटर तो यहीं घूमेगा ना। और ये अर्थ का सेंटर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे या इस मास के अबाउट घूमे, कोई फर्क आपको दिखेगा? कोई फर्क दूर से दिखेगा? अबे आपको तो यही लगेगा कि अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा। तो सन का मास बहुत ज्यादा अर्थ के मास के रिस्पेक्ट, तो सन मान लो ये बेटा वाला नहीं, सूरज वाला, और ये अर्थ बहुत दूर, ठीक है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करता है। तो सन जो है, सन का जो सेंटर है वो इसके अबाउट घूमता है। तो जब अच्छे अच्छे टेलीस्कोप आ गए तो उससे देखा गया तो सन वॉबल करता हुआ दिखता। अरे ये छोटे से जगह पे ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये आपको घूमता हुआ नहीं, ऐसा ऐसा लगेगा हिल रहा है ना। सन वॉबल करता हुआ दिखा, तब लोगों को समझ में आ गया अच्छा ये नहीं है कि सन स्टेशनरी होके घूम रहा, वो बेसिकली अर्थ और सन के सेंटर ऑफ मास का चक्कर वो भी काट रहा। और ऐसे बोल सकते हो कि पूरा प्लेनेटरी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सन भी उसके चारों तरफ घूम रहा है और बाकी प्लेनेट भी उसके चारों तरफ घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को बोलते हैं बाइनरी स्टार। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टार हैं, दो जाइंट स्टार हैं एकदम, है ना, m1 और m2, और इतने करीब हैं कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा। और मान लो इनके बीच का दूरी क्या है, r, और ये मान लो काफी बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं हो गया। ये दूरी हो जाएगा r1, ये दूरी r2। तो अब ये मत सोचना कि ये बड़े वाले स्टार के चारों तरफ घूम रहा होगा, ये स्टेशनरी होगा, नहीं, दोनों इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा। समझ में आया? अब बात आता है r1 r2, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। r1 बराबर m2r बटे m1 प्लस m2, और r2 बराबर m1r बटे m1 प्लस m2। अरे सर ये कहाँ से आ गया? सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देख लेना, मिल जाएगा। जो सेंटर ऑफ मास होता है टू पार्टिकल सिस्टम का, वो उन दोनों को उनके मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है।
बताए हैं क्लास में, ठीक है, वहां पे ये रिजल्ट आया था, बोले थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी कर लो तो चलेगा। और नहीं आता है तो इसको ओरिजिन मान के इसका सेंटर ऑफ मास लिख दो, इसका सेंटर ऑफ मास लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर गधे रहो तो। अदरवाइज ये रिजल्ट याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, कोई बड़ा रिजल्ट तो है नहीं। अरे R1 जो होगा M1 से जो दूरी होगा उसमें M2 R आएगा, और जो M2 से दूरी होगा वो उसमें M1 R आएगा, ठीक है। अब ये तो निकल गया। अच्छा, फोर्स तो इस पे एकमात्र इधर कितना लग रहा है, मान लो M2 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, तो ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा M1, ठीक है, और M2 ऐसा घूम रहा, अरे घूम रहा होगा। अच्छा, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, एक एक घूसा मार देंगे। अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ना कि रेस्ट पे रहेगा। अगर इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू mvcm। कुछ ना बुझा रहा है ना? तो मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही जाके सोच रहे हैं कहानी, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों घूमता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, दोनों, अच्छा मान लो ये v1 वेलोसिटी से घूम रहा, ये v1 वेलोसिटी से घूम रहा और ये v2 से घूम रहा, तो क्या दोनों वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, दोनों वेलोसिटी सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। सेम होना क्या पड़ेगा? ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम होना पड़ेगा ताकि दोनों एक लाइन में रहे। मतलब ये अगर मान लो 90 डिग्री घूम गया तो इसको भी 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, अरे तभी तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा। मतलब ऐसा समझो डंडा है, बीच में सेंटर ऑफ मास पे कील लगा दो और डंडा को घुमा दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सेम क्या रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम होने की जरूरत नहीं है। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू v1 बटे r1 इज इक्वल टू v2 बटे r2। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके लिए लिखो, इस पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या है? पहले मास पे लिख रहे हैं g m1 m2 बाय r, g m1 m2 बाय r इज इक्वल टू, हम पहले पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं m1 ओमेगा 1 स्क्वायर r1। अरे हाँ कि ना? ये कहां से आया? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब नेट फोर्स टू सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r मास इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। m1 से m1 को मार डालो, मार डाला, है ना, तो ओमेगा 1 या ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? g m2 बटे r, और ये r1, r1 का वैल्यू यहां से पुट करो, m1 प्लस m2 बटे m2 r। अरे होगा? कुछ ना बुझा रहा। m2 से m2 मर गया तो ओमेगा बराबर अंडर रूट g m1 प्लस m2 बटे
आर स्क्वायर आएगा। इससे भी ओमेगा निकाल के देखो, ओमेगा 2 सेम आएगा। इससे भी ओमेगा निकाल के देख लो, विश्वास नहीं है तो ओमेगा सेम आएगा। अब किसी को टाइम पीरियड वगैरह रटने का शौक है तो यहां से रट सकते हो। जो चक्कर लगाने का टाइम होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा रट के लिख देना। बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई बोलना, हम हैं इधर। कहाँ? हाँ, सॉरी, तो ये क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है, देख लेना। चलेगा काम? अरे काम चलेगा पक्का, सोच समझ के बताओ। तो यहां तक नोट करो जल्दी से, और दूसरे के लिए भी निकालो, टाइम पीरियड सेम आएगा, निकाल के देखो। चल, एक थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन करता, ठीक है, थोड़ा सा एकदम सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका, अबे इधर देख, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, और ये मान लो R2 है, ये R1 है, यहाँ से V2 है, यहाँ V1 है, यहाँ कहीं वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाता है ना, और पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे हो जाता है, ये बीच का एंगल थीटा है कि नहीं। तो मान लो ये एंगल अगर 45 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। अरे होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलो, एक m मास का प्लैनेट या सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में r रेडियस पे एक m मास घूम रहा था। कोई दिक्कत? जब ये यहां पे था तो इसका रफ्तार v होगा, जो कि अंडर रूट GM बाय r होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे हाँ बोलो। एक इतना ही बड़ा मास का सैटेलाइट हम यहां से लाके इस पे टपका दिए, एकदम आराम से छोड़ दिए, सेम मास का, ठीक है, और कॉलिजन जो है इन दोनों के बीच में वो है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है? चिपक जाना, घूसा मार देंगे। इन इलास्टिक का मतलब होता है लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाना। याद करो, हम बहुत चिल्ला के बोले थे, इन इलास्टिक का मतलब चिपक जाना नहीं होता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन।
ठीक है, चलो। तो क्या होगा इसके बाद, ये कहानी आपको बतानी है, ये कहानी आपको बतानी है कि इसके बाद क्या होगा। बताओ सोच समझ के। अच्छा एक चीज देखना, ये गिर भी रहा है वी रफ्तार से। मान लो ये कितने से गिर रहा है, वी से गिर रहा है। ठीक है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, ये मास हो जाएगा 2m। कितना हो जाएगा, 2m। और इधर रफ्तार हो जाएगा, पहले मोमेंटम क्या था, mv, अब हो जाएगा 2mv डैश। तो कितना हो जाएगा, v/2, v/2, v/2। कंजर्व रहेगा ना उस डायरेक्शन में। तो पहले सिर्फ इसके पास था इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना, mv, अब वो भी चिपक गया तो 2mv डैश। तो v डैश बराबर v/2। और इधर भी हो जाएगा v/2, यानी नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगा v/√2। अरे हो जाएगा, अरे होगा v/√2। अच्छा v कितना था, gm/r, तो v/√2 कितना आ जाएगा, gm/2r। और escape स्पीड या escape वेलोसिटी क्या होता है, 2gm/r। तो ये escape स्पीड से कम है ना, कम है। मतलब ये देखो, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ध्यान से देखना, हम अलग बना रहे हैं। ये हो गया वेलोसिटी जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है लगभग। तो ये कैसा पाथ पे घूमेगा, इलिप्टिकल पाथ पे। और इलिप्स अब की बार कुछ ऐसा होगा, यहां से कंपेयर करो, 45 डिग्री बना रहा है तो वो एपोजी और पेरिजी तो नहीं है ना। अरे इनिशियल वहां पे जो वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर के साथ 45 डिग्री बना रहा है, सॉरी 135 बना रहा है। 45 तो इधर से बना रहा, उधर से 135 बना रहा, तो कुछ ऐसा जगह पे होगा। तो इलिप्स का ऑर्बिट कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ नहीं बुझा रहा, बुझाया। तो ये कुछ ऐसे पाथ पे चल देगा, ठीक है। हो सकता है कि टकरा भी जाए, हो सकता है कि टकरा भी जाए, बट इसका पाथ कुछ ऐसा ही हो। क्या ये चीज फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? आए नहीं, यहां से कंपेयर किए तो असल में ये सवाल था फिजिक्स ओलंपियाड का, ठीक है। वहां पे ग्रेविटेशन का अच्छा सा सवाल पूछता है, फिजिक्स ओलंपियाड में ग्रेविटेशन का तगड़ा तगड़ा सवाल एडवांस में भी पूछता है, लेकिन ओलंपियाड को ग्रेविटेशन से थोड़ा प्यार ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहे, एक पाथ का आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है कि नहीं।